पे कुछ बहुत ज्यादा सिल्वर लाइनिंग दिखाई नहीं दे रही। अगर हम रीसेंट की बात करें अतुल जोशी साहब, तो कैसे एक संतुलन की स्थिति सधेगी? क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल जरूर आ रहा है, लेकिन चूंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर पे भी निर्भर कर रहा है। ऑयल प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं है, ग्लोबल सिनेरियो हमारे हाथ में नहीं है, चीन और ताइवान के बीच की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किस दिन वो तनाव थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नोबडी नोज। एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है जो कि खत्म नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ ये है कि आपको ग्रोथ को भी बढ़ावा देना है। अब ठीक है, आपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना एक मजबूरी है, ठीक। आरबीआई एक संतुलन साधने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ये संतुलन किस तरफ झुकेगा? मतलब एक तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसमें संतुलन साधते हुए नजर आएंगे? अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट जो हम देखते हैं कि क्यों इतना बड़ा, क्यों, तो ग्लोबल फैक्टर्स उसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। कि ग्लोबल फैक्टर्स, जैसे ही वॉर चालू हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि आरबीआई की जो ट्यून थी वो थी बैलेंस्ड बिटवीन ग्रोथ और इन्फ्लेशन। वो दोनों को साथ में लेके चल रही थी आरबीआई, और सडनली उन्होंने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया और सिर्फ इन्फ्लेशन के ऊपर आ गए। और इन्फ्लेशन जो प्राइजेस इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि उसकी रीडिंग नीचे आ रही है, वो इसके लिए आ रही है क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस कम हो रही है, ना कि इसकी वजह से कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। क्योंकि आरबीआई के हाथ की बात नहीं, ये सप्लाई साइड इश्यूज है। तो आरबीआई को अब ये सोचना है कि मेरी जो इंटरेस्ट रेट मैंने बढ़ाई है अभी तक, उसकी इफेक्ट क्या हो रही है। तो इसके लिए मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा। अगर हम देखें कि जितनी बैंक्स है उनकी जो पर्सनल लोन्स है, जैसे कि हाउसिंग लोन्स हो गई, व्हीकल लोन्स हो गई, पर्सनल लोन्स हो गई, वैसे एनबीएफसी है जिन्होंने पर्सनल लोन्स दिए, इंडिविजुअल्स को दिए है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये तीनों को अगर हम मोटा मोटी अगर हम टोटल मार लेते हैं कि कितने लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने लोन लिया है, चाहे किसी भी कारण हो, चाहे गोल्ड के लिए हो, घर के लिए हो, व्हीकल के लिए हो, किसी भी लिए हो, 33 करोड़ लोगों ने बाय एंड लार्ज ये लोन्स लिए हैं। तो अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि 170 बेसिस पॉइंट्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो उनकी आमदनी कितनी कम हो जाएगी जो कंजम्पशन के लिए उन्होंने रखते थे। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ईएमआई बढ़ गई, ईएमआई बढ़ी लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी है, सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे। और यही चीज है वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से इफेक्ट में आ चुकी है जुलाई से। तो जुलाई के अगर हम नंबर देखें रिटेल सेल्स के, खास करके टू व्हीलर्स के या फोर व्हीलर्स के, तो 10 to 12% उसमें ऑलरेडी कमी आ चुकी है रिटेल सेल्स। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे आरबीआई को अब तो ये क्वेश्चन है ही है कि थोड़ा पॉज कर ले, देखिए कि कंजम्पशन कहां जा रहा है। पास्ट में क्या था, आज से 5 साल पहले इतने लोगों ने बोरोइंग नहीं की थी। हम बैंक की क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं, तो बैंकों ने क्या एक्चुअली इंडस्ट्री को लोन दिए हैं या इन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडिविजुअल्स को दिए हैं? वो सेकंड लेवल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमको दिखता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ, जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो इतनी नहीं है बैंकों की, इंडिविजुअल्स में है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अगर हम अच्छी तरह से पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो आरबीआई को मेरे ख्याल से थोड़ा पॉज करके देखना चाहिए कि क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे विंटर सेट होगा यूरोप में, काफी सारी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, देखना चाहिए कि कंजम्पशन कहां जा रहा है। मेरे ख्याल से कंजम्पशन बीटिंग हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से, और आंकड़ा जीडीपी का काफी नीचे आ सकता है। आरबीआई 7.2% के नीचे आना चालू कर देगी नेक्स्ट अनाउंसमेंट की मैं राह देखूंगा। ओके, ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर इसके लिए? विनोद जी, अब सरकार अपने लेवल पर कैपेक्स के लेवल पे जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक उसमें प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो बात बनेगी नहीं। अब एज ए प्राइवेट सेक्टर कितना आपको आगे सिनेरियो चैलेंजिंग लग रहा है? कितनी दिक्कतें हैं या क्या चैलेंजेस रहेंगे या क्या सपोर्ट मिलना चाहिए कि आपके यहाँ से भी उतना ही एक इनपुट आए और जो हम देखना चाहते हैं नंबर्स में वो होता हुआ दिखे? सर, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो बड़ी स्पष्ट है, और मेरे सभी साथियों ने भी बताया, जियोपॉलिटिकल है, उसमें जियो इकोनॉमिकल है, क्लाइमेट चेंज है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है जिसका हम
इन्फ्लेशन के रूप में देख रहे हैं कि उसका क्या उन पे असर पड़ रहा है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एक प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के नाते, मैं कहूँगा हमारा जो मूल सोचने का तरीका होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, वो एक रिस्क टेकिंग वाला है। और मुझे एक बहुत बड़ा अवसर नजर आ रहा है इन जियोपॉलिटिकल चेंजेस में। हिंदुस्तान, जो हम कहते थे कि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ लुकिंग फॉर अ सेकंड फैक्ट्री, एंड वी ऑफ कोर्स हैव अ रीजनेबल, मैं कहूँगा एक अवसर है हमारे पास कि हम वो सेकंड फैक्ट्री होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन केवल दावा करने से काम नहीं चलेगा। राइट। अगर हम इसको, ये जो जीडीपी के हम पिछले क्वार्टर की भी बात कर रहे हैं, चुनौतियों की तरफ से देखें तो ये बुरा नहीं है नंबर, लेकिन अवसर की तरफ से देखें तो मैं कहूँगा बहुत बुरा है, क्योंकि अवसर इतना बड़ा है इस समय। और उसके लिए कुछ जो फैक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैं कहूँगा फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जो कॉस्ट फैक्टर्स है हमारे लॉजिस्टिक्स के, फाइनेंस तो बढ़ रहा है, एनर्जी कॉस्ट, इसमें जो एफिशिएंसीज आने की उम्मीद है, कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो बहुत सारा काम हुआ है, ये जब पर्कुलेट करेगा हमारे लघु मध्यम उद्योगों पर, हमारे स्टेट्स में, हमारे शहरों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो मुझे ये उम्मीद है। और हम जो मैंने बताया आपको, सीओ में भी, जो सीओ फोरम है हमारा, जो सीआईएम है, हम लोगों को ये उम्मीद है कि हमारे यूटिलाइजेशन नंबर्स बढ़ेंगे, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, और वो भी और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे जैसे कि ऑटो सेक्टर में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पूरा हो रहा है, एनर्जी जनरेशन बिल्कुल बदल रहा है। 50% ऑफ आवर एनर्जी, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, विच मीन्स दैट अब एनर्जी में भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हाइड्रोजन में हमने अभी बात की। तो ये जो नए अवसर हमको आ रहे हैं, इनकी तरफ हमारा रुझान हो रहा है। कई कंपनीज उसमें बहुत सारे प्लान्स लेकर आ रही हैं, बजट कर रही हैं, उनके बोर्ड्स ने उनको अप्रूवल दिया है कि इसको खास तरीके से देखा जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे उससे उम्मीद है कि हम ये कुछ हद तक इसको पॉजिटिव, एक बड़ा सकारात्मक रूप दे पाएंगे। लेकिन ये बड़ी कंपनियों के लिए तो ठीक है, जहां तक हमारी एसएमईज हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसमें से इस तरह से उभर पाए और इन अवसरों को हैंडल कर पाए। हम इंडस्ट्रियल आईओटी की बात करते हैं, इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, और लोग यहाँ पर अभी भी अपनी एग्जिस्टिंग लोन्स और उनको चुकाने में उस पर जूझ रहे हैं। जो कुछ अच्छे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो हुए हैं, वो अभी तक इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से हटा नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं तो इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो जहां एक ऑप्टिमिज्म दिखता है, बट चुनौतियां अभी हटी नहीं है, और हमको उन पर साथ में मिलकर काम करने की, जैसे मोदी जी कहते हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट, आई थिंक होल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, केवल होल ऑफ द इकोनॉमी हैज टू वर्क टुगेदर इफ वी वांट टू सी दोस रिजल्ट्स कमिंग आवर वे। जी हाँ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो यहाँ करने होंगे टर्न अराउंड करने के लिए, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो वैसे ही एफर्ट्स भी लगेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ मैं, बहुत ही छोटा रहेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से फॉरवर्ड लुकिंग थोड़ी और बातें करने की कोशिश करेंगे। मसलन बाजार इस पूरे सिनारियो को कैसे देखेगा, किस तरफ उसका रुझान होगा, किन फैक्टर्स को पकड़ता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या है। जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है उनका हम शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इंटरनली उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ सेफगार्ड्स हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। क्या वो पॉसिबिलिटी बनती है इतने बड़े देश के अंदर? एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।